दोस्तों आप लोग को पता होगा, अशोक जो था मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसके बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए वे कमज़ोर होते चले गए। इतने बड़े साम्राज्य को वे लोग अक्षुण्ण नहीं बना कर रखे, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था कि उसको अक्षुण्ण बनाए रखना उनके लिए परेशानी का सबब हो गया था। और मौर्य वंश से संबंधित जो भी राजा हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया और इसके कारण ब्राह्मण उससे क्षुब्ध हो गए थे। और इस कारण अंततः मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वृद्धरथ, उसकी हत्या उसी के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी एवं इस प्रकार ब्राह्मण साम्राज्य का आविर्भाव हुआ। मैं विनोद यादव आप लोगों का नॉलेज कैप्सूल वीपीएससी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम शुंग वंश की चर्चा करेंगे, उसके बाद और भी वंश की चर्चा करेंगे जो कि मौर्य काल के बाद में आए। इसको हम ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आया और यह शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया 185 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व में इन्होंने इसकी स्थापना की और इन्होंने जो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ थे उसकी हत्या करके। देखिए, एक वृद्धरथ जो जरासंध के पिता थे जिन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, वो अलग हैं वृद्धरथ, वो अलग हैं वृद्धरथ। और ये वृद्धरथ हैं जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है ना। तो ये कमज़ोर शासक थे और इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। और इन्होंने क्या किया, जो शुंग वंश वाले थे मतलब कि जो पुष्यमित्र थे, इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। और विदिशा कहाँ है दोस्तों? विदिशा आज के मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है ना। और पुष्यमित्र शुंग के समय ही यवनों का आक्रमण हुआ था और इसमें यवन पराजित हुए, ठीक है ना। इसमें यवन पराजित हुए और इस विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वहाँ देखिए, पुराने काल में क्या होता था, लोग राजा महाराजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे। जब वे अपने आप को जब शक्तिशाली घोषित करते थे तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। इस तरह से वो राजा पराक्रमी कहा जाता था, शक्तिशाली कहा जाता था। देखिए, पुष्यमित्र शुंग के समय में सांची का जो स्तूप है इसका आकार दुगुना कर दिया गया। हालांकि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। उसके बाद में पतंजलि ने एक भाष्य लिखा था, अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी है ना व्याकरण, उस पर इन्होंने महाभाष्य लिखा था। उसके बाद में जो शुंग काल के महत्वपूर्ण कृति है वो जैसे मनुस्मृति में ये एक तरह से हिंदू कानून के रूप में उस समय जाना जाता था, ठीक है ना। तो उस समय मनुस्मृति की स्थापना हुई। उसके बाद में संस्कृत को प्रश्रय दिया गया, संस्कृत का भी इस समय विकास हुआ और ब्राह्मणों की प्रमुखता थी इस समय में, ठीक है ना। तो ब्राह्मण एवं संस्कृत इन दोनों पे काफ़ी जोर दिया गया था और इनका पुनरुत्थान हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। अब देखिए, जो कालिदास थे इन्होंने मालवी काग्निमित्रम लिखा है, मालवी काग्निमित्रम कालिदास द्वारा कृति है। इन्होंने इसमें वर्णन किया है कि पुष्यमित्र शुंग का जो पोता था वसुमित्र, इन्होंने भी यवनों को परास्त किया था, ठीक है ना। और इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या इसी के मंत्री यानी कि अमात्य ने कर दी, ठीक है ना। इसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी 73 ईसा पूर्व में। और उसके बाद में कण्व वंश की स्थापना की गई। तो शुंग वंश की स्थापना है, उसके बाद शुंग वंश के बाद में कण्व वंश की स्थापना हुई। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। तो कण्व वंश में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके संस्थापक वासुदेव थे और इसके अंतिम शासक सुशर्मा थे। और सुशर्मा की भी हत्या सिमुक ने कर दी और सिमुक ने इसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ा आपने कि शुंग वंश की स्थापना की गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। उसके बाद में कण्व वंश की स्थापना की गई वासुदेव के द्वारा। उसके बाद में इसका अंतिम शासक सुशर्मा हुआ और सुशर्मा की भी हत्या सिमुक द्वारा। सुशर्मा और सिमुक दोनों मिलता जुलता है। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, ठीक है ना। संस्थापक इसका सिमुक था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। तो प्रतिष्ठान समझ के ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, ये आज के औरंगाबाद में है। औरंगाबाद मतलब कि बिहार वाला औरंगाबाद नहीं, ये महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद ज़िला है वहाँ इसकी राजधानी थी सातवाहन वंश का। तो देखिए कैसे जो मगध साम्राज्य था वो उसकी राजधानी जो पहले राजगिरी थी, फिर पाटलिपुत्र थी, फिर वैशाली। उसके बाद में अब देखिए जब शुंग वंश की स्थापना हुई तो विदिशा शिफ्ट कर दिया गया,
और अब सातवाहन काल में अब इसकी राजधानी मतलब कि इधर महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दी गई, औरंगाबाद में। ठीक है ना। अब चलिए इसमें इसके जो प्रमुख शासक हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके प्रमुख शासक सातकर्णी हुए, सातकर्णी प्रथम, जो 27 ईस्वी पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक। और इन्होंने जो सातकर्णी थे, 2 अश्वमेध प्लस 1 राजसूय, 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किए। और इन्होंने चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति, घोड़े की आकृति इन्होंने खुदवाया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सातकर्णी प्रथम थे, इन्होंने दक्षिणा पथ, क्योंकि अब देखिए दक्षिण की तरफ ये शिफ्ट हो रहा था साम्राज्य, तो इन्होंने दक्षिणा पथ का स्वामी की उपाधि धारण की। और नानाघाट शिलालेख में इनकी उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक थे हाल प्रथम, 20 ईस्वी से 24 ईस्वी में इनका शासनकाल था। और इनके द्वारा जो प्रमुख कृति थी, गाथा सप्तशती की रचना इन्होंने किया। और इनके दरबारी एक थे गुणाढ़ ने बृहत कथा की भी रचना की। ठीक है ना। तो हाल ने खुद ही गाथा सप्तशती की स्थापना की। और इनके एक दरबारी गुणाढ़ थे, इन्होंने बृहत कथा की रचना की। उसके बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम, ये 106 ईस्वी से 130 ईस्वी पूर्व हुए। और ये इनको सातवाहन वंश का पुनरुद्धार किया इन्होंने, मतलब कि इनको फिर से इनको सुदृढ़ किया। और नासिक अभिलेख में, नासिक जो महाराष्ट्र में है, वहाँ अंगूर की खेती भी होती है, तो वहाँ नासिक में अभिलेख में इनके बारे में चर्चा की गई है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी वगैरह, तो इनके जो भी नाम थे इनके माता के नाम के साथ जोड़ा जाता था। इस तरह से कह सकते हैं कि जो सातवाहन वंश था वो मातृसत्तात्मक था। हालांकि जो उत्तराधिकारी होता था, राज्य का उत्तराधिकारी जो होता था वो पुत्र ही होता था, लेकिन औरतों की विशेष उस पर मतलब छाप थी, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक समाज बोला जा सकता। व्यवस्था मातृसत्तात्मक था, लेकिन जो बागडोर था इसका राज्य का, वो मतलब कि पुत्र के हाथों में ही दिया जाता था। उसके बाद में देखिए जो महत्वपूर्ण शासक थे, याज्ञश्री सातकर्णी प्रथम हुए, जो 165 ईस्वी से लेकर 194 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये और अंतिम शक्तिशाली, मतलब अंतिम नहीं थे, मतलब शक्तिशाली में अंतिम थे, अंतिम शक्तिशाली शासक हुए सातवाहन वंश के। और इन्होंने सिक्कों पर मछली, शंख, जहाज जैसे आकृतियाँ इन्होंने गढ़वाई थी। इसके बाद में जो सातवाहन वंश के जो अंतिम शासक थे, पुलवामी अंतिम शासक थे, लेकिन याज्ञश्री सातकर्णी प्रथम अंतिम शक्तिशाली शासक थे, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो अन्य तथ्य है सातवाहनों के बारे में, इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी, लेकिन लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है ना। भाषा प्राकृत लेकिन लिपि ब्राह्मी। और इन्होंने चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया, जिसको करसापन कहा जाता है। देखिए मौर्य काल में जो चांदी के सिक्के थे वो करसापन कहे जाते थे, और जो तांबे के सिक्के थे उसको कांकड़ी बोला जाता था। लेकिन सातवाहन में दोनों को करसापन कहा गया। और देखिए सातवाहन ने शीशे के सिक्के जो हैं, शीशे के सिक्कों का भी प्रचलन करवाया था। और सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूदान एवं जागीर, मतलब कि भूमि देने की शुरुआत जो है सातवाहनों ने ही की। और इनकी जो व्यवस्था थी मातृसत्तात्मक, हालांकि जो सत्ता होता था, सत्ता पुत्र को ही दिया जाता था। उसके बाद में वास्तुकला के क्षेत्र में इनको कार्ले का चैत्र जो पूना में है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। अब देखिए अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये जो है ये गुफाएं हैं आज के मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तीनों महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। अब चलिए, जब अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की बात आई है और ये तीनों महत्वपूर्ण साइट हैं, मतलब कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम दर्ज है, तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अजंता के बारे में बात करते हैं। अजंता ये औरंगाबाद जिला में हम आज के महाराष्ट्र के। और देखिए इसको जो है शुंग, कुषाण और गुप्त आदि शासकों के काल में इसका विकास हुआ। ये नहीं कि मतलब केवल शुंग शासकों ने या कुषाण शासकों ने बनवाया, इसमें सबका योगदान है। और देखिए ये औरंगाबाद जिला में है। और इसकी जो खोज, ये जो जेम्स फर्गुसन थे एक अंग्रेज, उन्होंने अपने किताब में लिखा है अजंता के बारे में, उससे फिर दुनिया को पता चला। लेकिन जब जो खोज की बात है 1840 में मद्रास रेजिमेंट की सेना में एक सिपाही था, उसने इसकी खोज की थी अजंता की गुफा की।
उसके बाद में हम एलोरा की गुफा की बात करते हैं। तो एलोरा एक्चुअली जब प्रश्न आता है कि एलोरा का निर्माण किसने कराया, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा, ठीक है ना। एलोरा लास्ट में र आ रहा है और राष्ट्रकूट में भी र आ रहा है, लेकिन इसका विकास वगैरह सतवाहन काल में भी हुआ और भी आदि कालों में इसका विकास हुआ, लेकिन ज़्यादातर जगहों दिया हुआ है कि एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। उसके बाद में हम एलिफेंटा की चर्चा करते हैं। एलिफेंटा मुंबई जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ से कुछ दूरी पर है। ये एक मतलब आइलैंड है और इसका एक्चुअली इसका जो नाम है धारा नगरी, इसका वास्तविक नाम धारा नगरी है एलिफेंटा की, ठीक है ना। एलिफेंटा जो है ये इसका वास्तविक नाम धारा नगरी है और एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया, ठीक है ना। और ये मुंबई कहाँ है एलिफेंटा, तो मुंबई में है और इसका जो एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया। पुर्तगालियों ने एलिफेंटा नाम इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पे एक पत्थर की हाथी की मूर्ति बनी हुई है, इसलिए उन्होंने एलिफेंटा नाम दे दिया। और वहाँ पे एक प्रिंस वेल्स म्यूजियम भी है और एक गुफा को काट करके बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब आप हम सतवाहन से रिलेटेड और भी हम चर्चा करते हैं, जैसे अमरावती एवं नागार्जुन कोंड स्तूपों का भी निर्माण सातवाहनों ने करवाया था। अच्छा, अभी एक चर्चा करते हैं, जैसे स्तूप शब्द का प्रयोग होता है, चैत्य शब्द का प्रयोग होता है, बिहार शब्द का प्रयोग होता है क्या। एक्चुअली जो स्तूप होता है ये एक तरह से जैसे जो शव को दफनाया जाता है उसके ऊपर ये स्तूप का निर्माण किया जाता है। जैसे जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके अस्थि के अवशेषों को देश के विभिन्न भागों में बांट दिया गया और वहाँ पे स्तूपों का निर्माण कराया गया। और चैत्य जो होता है ये एक पूजा स्थल है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। और जो विहार होता है वो जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनके रहने का स्थान होता है। विहार बनता कैसे, एक्चुअली जो पहाड़ों को काट करके खोखला कर दिया जाता है और उसमें जगह बनाया जाता है, फिर उसमें वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग रहते थे, इस तरह से उसको विहार बोला जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा विहार से फिर जैसे बिहार के क्षेत्र में विहार की प्रचुरता थी, इसलिए उसका नाम बिहार पड़ गया मध्यकालीन भारत में। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को टॉपिक पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।